नमस्कार, मैं पवन शर्मा। आपने अधिकतर ये सुना होगा कि मोदी के बाद अब योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वैसे तो मोदी को 2024 के चुनाव में जिस तरह से शिकस्त मिली हुई है, जहां पर लोग ये कह रहे थे अब की बार 400 पार का आंकड़ा होगा और प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड बहुमत के साथ देश की कुर्सी पर बैठेंगे, विराजमान होंगे। खैर, इन प्रकारेण चुनाव तो हुआ और इन प्रकारेण प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और अब की बार उनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुख्य रूप से उनकी पार्टी एनडीए के सहयोगी के रूप में उभर करके आई। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर मोदी की सीटें 10-20 और कम हो जाती तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार होती। यानी स्पष्ट है, देश में इस तरह का माहौल है कि मोदी को अधिकतर पार्टियों के नेता पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी में उनका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि कोई उनके पास विकल्प नहीं है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से निकाला जाए। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद एक डिक्टेटरशिप की तरह से शासन किया, इससे स्पष्ट था कि जो आगामी चुनाव होंगे उसमें अगर इनको प्रचंड बहुमत नहीं मिला तो पार्टियां इनको समर्थन नहीं देगी। मैंने अभी आपको बताया कि लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद अब योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए 250 प्लस सीटों की आवश्यकता होगी। यानी योगी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 250 से ज़्यादा सीटों का जुगाड़ करना पड़ेगा पूरे भारत देश में। और अगर राहुल गांधी को देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने 145 सीटों पर भी भारत सरकार चलाई है। यानी राहुल गांधी की इस समय 99 सीटें हैं। अगर इनको 40 सीटें और मिल जाएं, यानी 130 प्लस का आंकड़ा लगभग हो जाए, 130, 135, 40, 45, 50 तक पहुंच जाते तो राहुल गांधी इस समय देश के सर्व लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तुरंत बना देंगे। थोड़ा हम कांग्रेस के इतिहास पे डालेंगे कि कांग्रेस ने कब इन स्थितियों में सरकार चलाई। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली हुई थी और उन्होंने मनमोहन की अगुवाई में गठबंधन की सरकार चलाई थी, यूपीए की सरकार चलाई थी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2009 में 206 सीटें मिली थी कांग्रेस को, तो इन्होंने भी अगुवाई वाली सरकार चलाई थी, गठबंधन की सरकार चलाई थी। तो कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस है, लोग कांग्रेस पे ट्रस्ट करते हैं और उनको सरकार बनाते हैं। थोड़ा हम भारत के जनरल इलेक्शन पे बात करेंगे। 1952 से लेकर के अब तक 2024 तक कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। वैसे राहुल गांधी ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने अभी कर्नाटक में संबोधित करते हुए ये स्पष्ट कर दिया कि हमने 5 गारंटी दी थी, हमने 6 गारंटी पूरी कर दी। तो सबसे पहले हम आपको 1952 से लेकर 2024 तक जो जनरल इलेक्शन हुआ है, असेंबली इस समय जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके पर थोड़ा कांग्रेस का प्रकाश डालेंगे। 1952 में जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी, यानी प्रचंड बहुमत की सरकार थी। 1957 में 371 सीटें मिली। 1962 में इलेक्शन जब हुआ तो 361 सीटें, और 1967 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 283 सीट पर कांग्रेस को मिली हुई थी। 1971 में 352 सीटें मिली थी। 1977 में 154 सीटें मिली थी। कांग्रेस की उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी की अगुवाई में चुनाव हो रहा था, इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी, तब जाकर के जनता दल की सरकार बनी थी। 1980 में जब इलेक्शन हुआ तो फिर इंदिरा गांधी ने वापसी किया, 353 सीटें उनको मिली थी, यानी कि बहुमत से काफ़ी दशक ज़्यादा। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती तो राजीव गांधी को 414, यानी कि कांग्रेस का अब तक का हाईएस्ट परफॉर्मेंस है। भारत के लोकसभा चुनाव में अब तक किसी पार्टी का उम्दा प्रदर्शन है, वो भी कांग्रेस के नाम ही। 414 सीट यानी 414 एमपी कांग्रेस की अगुवाई में थे। 1989 में 197 सीटें मिली, 197 सीटें मिली, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 1994 में 140 सीटों पर भी 140 सीटें थी कांग्रेस की, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी। फिर 1999 में 114 सीटें आई। मैंने आपको भी बताया कि जो ही 130 प्लस का आंकड़ा कांग्रेस के पास जाएगा वो सरकार बना लेगी, तुरंत बना लेगी। 1999 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी हुई थी। फिर 2004 में जब चुनाव हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, जबकि
अटल बिहारी वाजपेयी को 138 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 145 सीटें मिली हुई थी। 145 में कांग्रेस ने 2004 में सरकार बनाई। फिर 2009 में 206 सीटें मनमोहन सिंह की अगुवाई में सरकार बनी। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने स्वीकार किया और देश के नरेंद्र मोदी भाजपा की पूर्ण बहुमत की पहली सरकार 1914 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी। फिर 2019 में कांग्रेस को 52 सीटें मिली और फिर दूसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत के साथ दूसरी बार जनता ने स्वीकार किया और देश की कुर्सी पर बैठाया। 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़ के 52 से 99 हो गई। अगर यही आंकड़ा +30 और हो जाता तो इस समय कांग्रेस की सरकार होती और नरेंद्र मोदी को लगभग कई सीटों का नुकसान भी करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफ़ी दूर हो गई, इसलिए उनको गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। तो देश की जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जानकार हैं और तमाम बुद्धिजीवी जो ये लगातार कहते हैं, ट्रोल लोग कहते रहते कि भाई अब की बार मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि योगी जो होंगे बड़े कड़क प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी का बढ़ता हुआ वर्चस्व और योगी के वर्चस्व को अगर देखा जाए तो जमीन आसमान का अंतर है। राहुल गांधी पूरे भारत के लोकप्रिय नेता, यहाँ तक विश्व तक भी उनको लोग पसंद करते क्योंकि उनके पुरखों ने काफ़ी हद तक भारत में शासन किया है, इसलिए विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनके पूर्वजों के समकक्ष ही हैं, जो राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं और इंसानियत के तौर पर भी जानते हैं। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करना। अगर 2009 में राहुल गांधी चाहते तो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से खुले दिल और दिमाग के साथ जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। शायद ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी भूल रही कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री उस समय बने होते तो इस समय कांग्रेस पार्टी की 2014 और 2019 जो 2024 में दुर्दशा हुई वो नहीं होती। खैर 2024 में कांग्रेस पार्टी ने अपने जनाधार को वापस करना शुरू कर दिया और 99 सीटें पा करके नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी। पहली बार नरेंद्र मोदी हारे और उनकी प्रचंड बहुमत से काफ़ी दूर हो गए और उनको गठबंधन सरकार का सहारा लेना पड़ा। तो 2029 में तमाम जानकार जो ये कहते हैं तो स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि 2029 में राहुल गांधी को सरकार बनाने के लिए महज 40 सीटों की और व्यवस्था करना है और अगर योगी को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको 250+ के आंकड़ों को छूना ही पड़ेगा। और योगी और मोदी को इस समय 2029 के चुनाव में 200 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही, किसी स्थिति में नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसा होता है तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, ना ही योगी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि देश का मिजाज कुछ और है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से विदेश मंत्री ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को दी थी, कांग्रेस उसमें आक्रामक है कि विदेश मंत्री ने ये गद्दारी किया है। अगर ऑपरेशन सिंदूर को खुफिया जानकारी को लीक किया, पाकिस्तान को बताया है तो ये शायद देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है, देश की सेनाओं के साथ गद्दारी है। इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर बनी हुई है। उसको ये नहीं सोच पा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से कैश कराया जाए, वोट में उसको तब्दील किया जाए। वोट में तब्दील होता नहीं दिखाई दे रहा। तमाम तरह के पोस्टर बैनर सब लग रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता पूछ रही कि आपने सीज फायर क्यों किया। उधर महाशक्ति अमेरिका इस समय भारत की तरफ से सीज फायर का ऐलान करके स्पष्ट कर दिया कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ख्यात मोदी नेतृत्व में गिर चुकी है और भारत अपनी साख कैसे बचाएगा। इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर देश पर दबाव है, इसीलिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है कि सर्वदलीय यानी कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन जाएगा, दूसरे देशों में बताएगा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया। जाहिर सी बात है केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ भारत का पक्ष रखने में कमी हो गई है। जबकि मोदी कहते थे ट्रंप हमारा मित्र है। विकसित राष्ट्रों के बीच में भारत की साख कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में यानी कि बीजेपी सरकार में गिरी हुई, इसीलिए अब भारत को अपनी साख बचाने के लिए भी प्रयास करना पड़ रहा है। ये देश की जनता समझ रही है, बीजेपी चारों तरफ से हाथ पैर मारे लेकिन उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। अब स्पष्ट है कि जनता के अंदर आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि सेनाओं से लेकर के मीडिया में कहा जा रहा था लाहौर जीत लिया, पाकिस्तान जीत लिया। देश की जनता एक ही सवाल इस समय पूछ रहे हैं कि भाई आपने सीज फायर क्यों किया, जब हम जीत रहे थे तो सीज फायर क्यों किया। आम व्यक्ति के दिमाग में धारणा पहुंच चुकी है। तो इसलिए 2029 में कहीं ना कहीं अब
राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उभरते नजर आए। लोग राहुल गांधी को रियल नेता के तौर पर जान रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को रील नेता के तौर पर जानते हैं। यहाँ तक कि योगी को भी लोग अब रील नेता समझना शुरू कर दिए। रियल से वो काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि मोदी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर होना जा रहा है। तो आज की जनता बिल्कुल यही कहती कि राहुल गांधी एक रियल नेता है, मोदी एक रील नेता है, और इस पर ही 2029 का चुनाव होगा। यहाँ अभी जनगणना का जो कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा दी, ये भी बड़ा जोर शोर से पकड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जातिगत लोगों का आरक्षण मारा गया, जातियों के आधार पर लोगों का शोषण किया, अब ये मुद्दा भी उभर करके सामने आ गया है। तो स्पष्ट है राहुल गांधी के पास इन मुद्दों से लगभग 40 से 45 सीटें और मिलती नजर आ रही, बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो 2029 में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर योगी को प्रधानमंत्री बनना है तो इनको 250 से ज़्यादा सीटों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जो कहीं से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि खोखली बातों से कभी देश का विकास नहीं होता। खोखली बातों पर लोग कब तक विश्वास करेंगे? जब यथार्थ की बात आएगी तो सच तो सामने आ ही जाता है। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बैकफुट पर हो गए और इनके बीच में अमेरिका ने दखलंदाजी कर दिया, मोदी चुप हैं, क्योंकि उनका देश दोस्त भारत के सबसे बड़े आतंकवादी गिलानी से मिलता है और मोदी चुप रहते हैं। तो दोस्त अगर दुश्मन से मिलता है तो जाहिर सी बात दोस्त भी देश के लिए खतरा, ये लोग समझ चुके हैं।